हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक के बारे में। जैसा कि हमने 5A लेक्चर में स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था, फ्लूइड स्टैटिक का पूरा पार्ट कवर कर लिया था। ठीक है, वहाँ पे हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। ठीक है, उसके 1-2 क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट्स फ्लूइड डायनेमिक। क्या नाम है? फ्लूइड डायनेमिक। ठीक है, तो फ्लूइड डायनेमिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो फ्लूइड डायनेमिक के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं बहता हुआ पानी। क्या पढ़ने वाले हैं? बहता हुआ पानी। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऐसे फ्लो के बारे में ऐसे फ्लूइड के बारे में जो क्या थे, रेस्ट में थे। ऐसे फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट जो कैसे थे, रेस्ट में थे। अब हम लोग ऐसे फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे जो फ्लो कर रहे हैं। बात समझ में? यानी अभी क्या था, रुका हुआ पानी पढ़ रहे थे, यानी ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार दे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा फ्लो होता हुआ पानी पढ़ेंगे। यानी पानी को हमने बहा दिया तो पानी ठहरा रहा ही नहीं। ठीक है, अब बहते हुए पानी में चाहे जितना कंकड़ मारो कोई दिक्कत ही नहीं। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक के बारे में। तो फ्लूइड डायनेमिक में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी। किसके बारे में स्टूडेंट्स? आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं आइडियल फ्लूइड? तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, जो आइडियल फ्लूइड होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनकी हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। यानी क्या लिखेंगे? इट हैज़ सेम डेंसिटी एवरीवेयर। ठीक है, यानी कि जो आइडियल फ्लूइड होते हैं इनकी हर पॉइंट पे क्या होती है? हर जगह डेंसिटी सेम रहती है, चाहे कोई भी पॉइंट हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आइडियल फ्लूइड का ये हो गया। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखिए, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। क्या लिखेंगे? इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। यानी कि ये जो फ्लूइड होते हैं ये कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। भैया फ्लूइड है, जेली थोड़ी ना है जो दबा दोगे उसको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि क्या है? फ्लूइड है, पानी, उसको दबाया नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई ना? जेली थोड़ी ना जो ऐसे किया बस पिचक गया, हो गया काम, लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फ्लूइड है, तो फ्लूइड को दबाया नहीं जा सकता। ये क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नो फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं विस्कोसिटी इज़ प्रेजेंट। यानी कि ये ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होता। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड जो होता है वो लेयर्स के फॉर्म में होता है। आपको पता है कि नहीं पता है? जो पानी होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? लेयर के फॉर्म में होता है, इस तरीके से। तो जो फ्लूइड होता है इनकी लेयर्स के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जो इनकी वेलोसिटी को क्या करता है? अपोज करता है। बात समझ में आ रही है? इनकी वेलोसिटी का अपोज करता है, यानी ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे मान लीजिए फ्लो इधर को हो रहा है तो ये फोर्स किधर को लगेगा? इधर को। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है? इसी फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी और इसी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की वजह से इनकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है। यानी इनकी लेयर्स के बीच में क्या आ जाता है? फ्रिक्शन आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी भी बोलते हैं। विस्कोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। उसमें हम लोग डीप में पढ़ेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको बेसिक चर्चा करनी है। बेसिक चर्चा में हमने क्या बताया? जो आइडियल फ्लूइड होते हैं इनके पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, आपने क्या किया? इसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला तो वो थोड़ी दूर तक तो ऐसे तैर के जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है? ऐसे नीचे गिरने लगता है, ऐसे नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है, इनकी फ्लूइड के फ्रिक्शन की वजह से। बात समझ में? क्योंकि पहले तो क्या होता है, हमने उसको वेलोसिटी दी तो उस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है, कुछ पानी की वेलोसिटी उसकी वजह से फ्लो कर रहा है। लेकिन ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये क्या कर रहा है? इसकी वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी को कम कर देता है और ये ऑब्जेक्ट
नीचे गिरने लगता है। तो ये क्यों होता है? ये विस्कोसिटी की वजह से होता है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो मैं आइडियल फ्लूइड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है स्टूडेंट? फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होता, यानी इसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स आइडियल फ्लूइड के बारे में बात कर ली। ठीक है, आदर्श द्रव जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं? आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनकी डेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम रहती है। ठीक है, उनमें फ्लूइड फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट बात हमने क्या बताई कि ये कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं स्टूडेंट्स, इनको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हम लोग फ्लो पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड डायनेमिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फ्लो। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हम लोग फ्लो पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप के फ्लो पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 टाइप के फ्लो पढ़ेंगे, यानी हमारी दुनिया, हमारी यूनिवर्स में जो फ्लो हैं वो एक्चुअल में कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, और एक होता है स्टूडेंट्स स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, तो इसका फ्लो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से। ये इसका बेड आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में, तो ये होते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये इसका क्या आ गया? बेड आ गया। आप डायग्राम से ही देख पा रहे होंगे कि ऊपर का वाटर आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा फ्लो में दिख रहा है, यानी इस ऊपर की वेलोसिटी आपको क्या दिख रही है? ज़्यादा दिख रही है। तो क्या होते हैं टर्बुलेंट फ्लो जो होते हैं वो एक्चुअल में रियल फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं? रियल फ्लूइड होते हैं। रियल फ्लूइड जैसे हमारा नदी का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, ठीक है, या फिर किसी समुद्र का पानी हो गया, तो वो सब क्या होते हैं? हमारे टर्बुलेंट फ्लो। उसमें जो फ्लो होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो समझ में आ गई ना बात? टर्बुलेंट फ्लो कैसे होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो कैसे होते हैं? जो पाइप के अंदर फ्लो होता है। बात समझ में आ गई? और एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो के ही अंदर, इस फ्लूइड डायनेमिक में स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग मैकेनिकल डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है, जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, वेंचुरीज मीटर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि टॉरिसलीज इक्वेशन पढ़ेंगे, इन सब में हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो स्ट्रीम लाइन फ्लो के ही बारे में पढ़ेंगे। यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी मैकेनिक डिवाइस बनी हुई हैं फ्लो पे, वो हमारी स्ट्रीम लाइन फ्लो पे ही बनी हुई हैं। समझ में आ रही है ना बात स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब क्या बेसिक डिफरेंस होता है टर्बुलेंट फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो पे? तो अगर मैं बात करूँ ना टर्बुलेंट फ्लो में, तो टर्बुलेंट फ्लो का जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है ना, यहाँ पे डेंसिटी कम होती है, यानी ए पॉइंट पे। अगर मैं इसको ए पॉइंट मानूँ और इसको मैं बी पॉइंट मानूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेंसिटी एट, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी एट ए पॉइंट इज़ लेस देन डेंसिटी एट बी पॉइंट। यानी ए पॉइंट पे जो डेंसिटी होती है ना स्टूडेंट्स, वो कम होती है बी पॉइंट की डेंसिटी से। इसी वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ए पॉइंट पे, ठीक है, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बी पॉइंट से। बात समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स? यानी कि जो ए पॉइंट की डेंसिटी होती है वो बी पॉइंट की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा होता है। जबकि अगर मैं स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ए पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं बी पॉइंट ले लूँ, तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी एट ए पॉइंट इक्वल टू वेलोसिटी एट बी पॉइंट, और मैं बोलूँगा डेंसिटी एट ए पॉइंट इक्वल टू डेंसिटी एट बी पॉइंट। यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो में हर एक पॉइंट पे डेंसिटी भी सेम रहती है और वेलोसिटी भी सेम रहती है। इस वजह से हम लोग मैकेनिकल डिवाइस में किसके बारे में पढ़ते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, ये रियल फ्लूइड हैं होते हैं हमारे। स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पे ये डिफरेंस लिख लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी और डेंसिटी क्या रहती है? स्ट्रीम लाइन फ्लो में सेम रहती है और यहाँ पर अलग अलग रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसमें फिर लिखिएगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैमिनार फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो में लिखिए आप लोग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैमिनार फ्लो, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं। एंड इन दिस द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल एंड इन दिस द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स in a fluid
क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन सेम विद टाइम। क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट रिमेन सेम विद टाइम, यानी मैंने क्या बताया, हर एक पॉइंट पे हर टाइम पे क्या होती है, उसकी वेलोसिटी भी सेम होती है और उसकी डेंसिटी भी सेम होती है। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आपको समझ में आ गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन देखने से पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या है, फ्लूइड डायनेमिक के अंदर हर बार 4 से 5 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो वो क्या है, उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि द्रव की सततता का नियम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, द्रव की सततता का नियम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये क्या है, ये भी हमारी स्ट्रीमलाइन फ्लो पे ही बेस है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, अभी बर्नौलीज थ्योरम, जिससे हम लोग प्लेन रेड बनाना सीखेंगे। ठीक है, और वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वेंचुरीज मीटर, टॉरिसेलीज इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें इस पे बेस्ड हैं, इस वजह से मैं सबसे पहले इसको पढ़ाऊँगा और ये आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, बर्नौलीज थ्योरम, जितनी भी थ्योरम है उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, तो क्या कहती है, मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया इस टाइप से कोई पाइप, बेहतरीन सा ये ले लिया हमने क्या, पाइप। ठीक है, इस पाइप का स्टूडेंट्स हमने एरिया मान लिया है A1 यहाँ पर, सॉरी A2 इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एरिया हमने क्या मान लिया है, A1 मान लिया है। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया है, इस पॉइंट पे एरिया A1, इस पॉइंट पे एरिया A2, और यहाँ पर हमने फ्लो कैसा माना है, बोलो जल्दी से, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पर मस्त ऐसे फ्लूइड बह रहा होगा, है कि नहीं, इसी तरीके से तो बह रहा होगा, मस्त एकदम फ्लूइड बह रहा होगा। इस फ्लूइड की डेंसिटी हमने मान ली स्टूडेंट्स रो, क्या मान ली है, रो डेंसिटी मान ली है। तो देखिए क्या कहती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है, अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, क्या है, अगर A1 एरिया वाले पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है स्टूडेंट्स और A2 एरिया वाले पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो ये कहती है कि A1 एरिया वाले पॉइंट से जितना मास 1 सेकंड में एंटर कर रहा है, A2 एरिया वाले पॉइंट से उतना ही मास 1 सेकंड में बाहर भी निकलेगा। यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन से मतलब नहीं, हम लोग यहाँ पे प्रूविंग देखेंगे इसकी। ठीक है, कि प्रूविंग क्या कहती है। तो सबसे पहले आप लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हेडिंग डालिए, उसके बाद ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो डायग्राम तो आपने बना लिया होगा हमारे साथ साथ, अब चलिए लिखना शुरू करिए। इट डिफाइंड एज, एरो लगाइए और लिखिए, इट डिफाइंड एज फॉर अ पर्टिकुलर, इट डिफाइंड दैट है, एज के लिए दैट कर लीजिए, दैट फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द मास एंटरिंग पर सेकेंड एट वन एंड, the mass entering per second at one end equal to the mass leaving per second at the other end, equal to the mass leaving per second at the अदर एंड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अभी मैंने क्या बताया कि जितना मास पर सेकेंड एक पॉइंट से एंटर करेगा उतना ही मास दूसरे पॉइंट से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका प्रूफ, क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, यानी क्या इक्वेशन निकल के आती है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वेलोसिटी v1 मान ली है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या मान ली है, v2 मान ली है, तो हमने मान लिया ये जो फ्लूइड है ये एंटर करने के बाद डेल्टा t टाइम पे, ठीक है, डेल्टा t टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dx1, मैंने कितना मान लिया है, dx1 मान लिया है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया है, dx1 मान लिया है। और यहाँ पर हमने डेल्टा t टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने क्या मान लिया है, dx2 मान लिया है। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या मान लिया है, dx2 मान लिया है। बात समझ में आई।
इस पॉइंट पे मैंने क्या माना है डिस्प्लेसमेंट dx1, और यहाँ पे डेल्टा t टाइम पर जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तब मैंने वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या माना है dx2 माना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ कि डेल्टा t टाइम पे कितना मास अंदर गया, कितना मास अंदर गया, यानी अगर मैं लिखना चाहूँ डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा t1, यानी डेल्टा t यानी डेल्टा t टाइम पे इस पॉइंट से, बिगनिंग वाले पॉइंट से कितना मास अंदर गया, यानी अगर मैं मास एंटरिंग की बात करूँ, किसकी, मास एंटरिंग की बात करूँ, ठीक है, डेल्टा t टाइम पे तो कितना मास एंटर गया, तो हम मान लेंगे डेल्टा m1 मास एंटर किया। तो यहाँ से देखिए, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मान लिया डेल्टा t टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx1 है, तो अगर मैं dx1 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, dx1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t, नहीं लिख सकता। अगर मैं लिखूं कि डेल्टा t टाइम पे इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट dx1 है, तो मैं dx1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, v1 डेल्टा t, किससे, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वहाँ से मैंने निकाला है क्या, dx1 की वैल्यू v1 डेल्टा t, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ dx2 की, तो मैं क्या लिखूँगा, v2 डेल्टा t, ठीक है। इसको लिखने से देखिए बेनिफिट क्या आएगा। अब मैं जब यहाँ पे मास एंटरिंग लिखना चाहूँगा ना डेल्टा t टाइम पे, तो अगर मैं मास एंटरिंग की बात करूँ, यहाँ पे अभी मैं डेल्टा t नहीं लिखता हूँ, मैं अगर बात करूँ डेल्टा m1 की, यानी मास एंटरिंग की, तो मैं क्या लिखूँगा, मास बराबर हम लोग जानते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, यही तो होता है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है स्टूडेंट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अपने पिछले लेक्चर में यही तो पढ़ा है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेल्टा m1 इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या है, रो ही है लिक्विड की, इनटू अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम में क्या लिखूँगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dx1 इंटू a1, और dx1 की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे dx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 इंटू डेल्टा t इंटू a1, ये क्या आ गया, मास एंटरिंग आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं डेल्टा t टाइम पे बात करूँ तो ये आ गई मास एंटरिंग की वैल्यू। बात समझ में आ गई, इतनी बात आती है समझ में। अब मैं अगर बात करूँ मास लीविंग की, यहाँ पर अभी रुकिए, अभी मैं यहाँ पे डेल्टा t नहीं लिखता हूँ, ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आप। अब मैं बात करता हूँ मास लीविंग की, यानी कि डेल्टा t टाइम पे कितना मास लीविंग, तो हमने मान लिया डेल्टा m2 मास क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, यानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। हमने क्या माना, इधर से डेल्टा m1 अंदर गया और इधर से डेल्टा m2 बाहर आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी तो सेम रहेगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 इंटू, यानी अगर मैं टोटल वॉल्यूम लिखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे v2 डेल्टा t dx2 की वैल्यू, ठीक है, और इंटू a2, तो यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू v2 डेल्टा t इंटू a2, ये आ गया मास लीविंग, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, मास लीविंग पर सेकेंड, यानी डेल्टा m1 अपॉन t डेल्टा t इक्वल टू मास लीविंग पर सेकेंड, यानी डेल्टा m2 अपॉन डेल्टा t, क्योंकि हमने पर सेकेंड को क्या मान लिया, टाइम को क्या मान लिया है, डेल्टा t। तो यहाँ पर ये जो निकल के आया ना स्टूडेंट्स, ये क्या निकल के आ गई, मास फ्लो की रेट निकल के आ गई। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अनजाने में लिख दिया मास फ्लो की रेट, यानी कितना मास डेल्टा t टाइम पे अंदर जा रहा है और कितना मास डेल्टा t टाइम से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, मास एंटरिंग पर सेकेंड इक्वल टू मास लीविंग पर सेकेंड। तो मास एंटर कितना कर रहा है, तो यहाँ पर कितना एंटर कर रहा है, रो v1 डेल्टा t1 इंटू a1। तो यहाँ पर आप लोग पहले इतना नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ मास एंटरिंग पर सेकेंड इक्वल टू मास लीविंग पर सेकेंड करके देखिए क्या इक्वेशन निकलती, बड़ी मज़ेदार इक्वेशन निकलती। जल्दी से नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके। तो मैं यहाँ से कुछ पोर्शन हटाने वाला हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो मैं जब इक्वल करूँगा मास एंटरिंग पर सेकेंड एंड मास लीविंग पर सेकेंड को, तो यहाँ पर डेल्टा m1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, रो इंटू v1 इंटू डेल्टा t इंटू a1, ठीक है, अपॉन में डेल्टा t आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं लिखूँगा मास लीविंग, तो मास लीविंग क्या था, रो इंटू v2 इंटू डेल्टा t इंटू
A2 अपॉन में डेल्टा टी। ये क्या आ गया स्टूडेंट, मास लीविंग पर सेकेंड। अब मैं यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से डेल्टा सी से डेल्टा टी कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से ये दोनों डेंसिटी को भी कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि वाटर की डेंसिटी यानी जो फ्लूइड हमने इसमें लिया उसकी डेंसिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि A1 एरिया पे वेलोसिटी अगर V1 है, A2 एरिया पे अगर वेलोसिटी V2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। यही है स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आई होप आपको इसका पूरा अच्छे से डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना पूरा मास का खेल है, ठीक है, मास एंटरिंग का मास लीविंग का खेल है। तो जितना मास एंटर करता है पर सेकेंड उतना ही मास बाहर निकलता है। इस बेसिस पे जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है वो क्या आती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो V1 और V2 है ये क्या है, वेलोसिटीज़ है, नॉट अ वॉल्यूम। क्या है, वेलोसिटीज़, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेलोसिटी है कि वॉल्यूम, ठीक। तो फटाक से आप लोग इसको नोट करिए, फिर करते हैं इस पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। अब कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से आ जाएगी फील। देखिए, नल तो सबके घर में लगा हुआ होगा, लगा है, जिससे आप लोग क्या करते हैं, कपड़े धुलते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, उससे बर्तन धुलते हैं, आपके घर में, ठीक है, सारे काम होते हैं, आप उससे नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। चलिए, अब पानी क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके लिए, ठीक है, सारे काम आप लोग करते हैं। आपके घर में क्या लगा हुआ है, एक नल, ये जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से तोती। क्या बोलते हैं, तोती। इस टाइप से एक लगा हुआ है बेहतरीन सा नल, अच्छा बना है। ये है हमारा देसी नल, ठीक, इस टाइप से नल है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से पानी बाहर आता है, ठीक है। तो ये हमारा मस्त, इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। कब, जब हमने इस ढक्कन को ऊपर से खोला, यानी इसको क्या किया, ओपन, तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर आया और यहाँ से फ्लो होना चालू हुआ, ठीक है। तो जब वाटर फ्लो होना चालू हुआ तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस एरिया को कवर करते हुए निकलेगा ना, ये जो पूरा सर्कल है हमारा ये वाला, इसको ये क्या करेगा, पूरा मतलब कि कवर करते हुए निकलेगा, ठीक है। तो इस स्फीयर को जब कवर करते हुए निकलेगा तो ये किस तरीके से, इस तरीके से कुछ फ्लो होगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये लोग नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका एरिया कम होता जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर से तो पानी जब आता है, जब ऊपर से वाटर आता है नल से, तो वो उसके जो स्फीयर होता है उसका एरिया लेते हुए आता है, और जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे उसका एरिया क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया इसका एरिया क्या हो गया, यहाँ पर एरिया A1 था, यहाँ पर हमने इसका एरिया क्या मान लिया, A2 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली, V मान ली। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी थी V0, यानी V0 से ये पानी बाहर निकल रहा था। फाइनल में वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, V हो गई। तो आप हमको A2 की वैल्यू, यानी इसका जो फाइनल वाला एरिया है वो हमको बताइए क्या होगा, यानी एरिया आप हमको बताइए क्या होगा, यानी A2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मैंने इसका एरिया क्या मान लिया, A2, ठीक है। तो अब आप लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या मान लिया, वेलोसिटी V0, यहाँ पे मान लिया वेलोसिटी V। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हमको पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये वाली हाइट जो आपको दी हुई है वो h दी हुई है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, h, ठीक, ये वाली हाइट। तो यहाँ पर अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूँ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। तो यहाँ पे v का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, V0। तो V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2 इंटू जी, क्योंकि पानी नीचे आ रहा है तो g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, h, ठीक है। ये हो गया 2gh हो गया। इतनी बात आपको समझ में है कि नहीं भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है हमने, नहीं याद है, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन है ये, v² माइनस u² इक्वल टू 2AS। तो यहाँ से क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v
इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, यहाँ से हो गया 2g इंटू एच। ठीक, अब मैं अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहूँ यानी v की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस v नॉट का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। ये आ गई हमारी क्या वैल्यू, किसकी, फाइनल वेलोसिटी की। अब मैं अगर यहाँ पे बात करना चाहूँ, यहाँ से हमसे पूछा क्या है, एरिया पूछा है A2 की वैल्यू, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होती है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2। अब हमको क्या पता है, a1 पता है, एरिया यहाँ पे पता है a1, वेलोसिटी पता है v1 पे v नॉट है। ठीक है, यानी v1 की वैल्यू पता है, a1 की वैल्यू पता है, a2 की वैल्यू निकालनी है और v2 की वैल्यू पता है, हमने यहाँ से अभी निकाल ली है। ठीक है, तो v2 पता है, v1 पता है, a1 पता है, a2 नहीं निकाल पाओगे, निकल आएगा, बड़े आराम से निकल आएगा भाई। तो यहाँ से अगर मैं a2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, a1 v1 अपॉन में v2, यही तो लिखूँगा, यही लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा, यही लिखूँगा। तो यहाँ से अब मैं अगर a2 निकालना चाहूँ तो यहाँ से लिखूँगा a1 इंटू v1 की वैल्यू कितनी है, v नॉट अपॉन में अंडर रूट v2 की वैल्यू कितनी है, v नॉट स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच। ये आ गई हमारी एरिया, क्या आ गया हमारा एरिया, जो इस पॉइंट पे इसका एरिया होगा। ठीक है, इनिशियल एरिया a1 था, फाइनल एरिया कितना हो गया, a1 v नॉट अपॉन अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ लिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्बुलेंट फ्लो के बारे में और थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्या होती है ये क्रिटिकल वेलोसिटी, बस समझ लेते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो वेलोसिटी होती है फ्लो की, वो एक फिक्स्ड होती है। ठीक है, एक फिक्स्ड मतलब हम बोल देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर उस वैल्यू से, ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, जहाँ पर ये क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहता है। क्रिटिकल वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहता है। लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी से पहले अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी कि अगर उस वैल्यू से ज़्यादा उस फ्लो की वैल्यू हो गई, मान लीजिए अगर मैं एक फिक्स्ड वैल्यू ले लूँ, मान लो x मैंने एक फिक्स्ड वैल्यू ले ली कि स्ट्रीमलाइन फ्लो इसी x वेलोसिटी पर क्या रहेगा, इसी x वेलोसिटी पर स्ट्रीमलाइन रहेगा। अगर इस x वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी, यानी x से अगर ज़्यादा थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो वो फ्लो क्या हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन नहीं रह जाएगा। यानी स्ट्रीमलाइन की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इसकी वेलोसिटी एक फिक्स्ड वैल्यू की होती है, यानी अगर इतनी वेलोसिटी है तभी ये फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने मान लिया एक फिक्स्ड वैल्यू x, ठीक है, इस पे क्या है, फ्लो स्ट्रीमलाइन है। ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे ये क्या है, फ्लो की वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस पे फ्लो क्या बना हुआ है, स्ट्रीमलाइन बना हुआ है। यही वेलोसिटी क्या कहलाती है, इस फ्लो की क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। बात समझ में, यानी वो मैक्सिमम वेलोसिटी, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो मैक्सिमम वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पर फ्लूइड का फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन रहता है, वह क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। बात समझ में आ गई।
यानी कि जहाँ पर क्या होता है इसका वो मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पर फ्लो का जो मतलब कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो कैसा बना रहता है, स्ट्रीम लाइन, वहाँ पर वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। तो अगर मान लीजिए क्रिटिकल वेलोसिटी से, यानी कि मान लीजिए स्ट्रीम लाइन फ्लो है x वेलोसिटी पर, तो ये क्या है इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा इसका फ्लो हो गया, यानी कि जो फ्लो है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो x पर क्या है, स्ट्रीम लाइन बना हुआ है। अगर मान लीजिए इसका फ्लो की वेलोसिटी जो है वो x से ज़्यादा हो गई, मान लीजिए x प्लस डी एक्स हो गई, कितनी हो गई, x प्लस डी एक्स हो गई, तो ये फ्लो स्ट्रीम लाइन नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई, यानी ये क्या हो गई, एक मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर चली गई, ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जहाँ पर स्ट्रीम लाइन बना है। तो भैया अगर इससे ऊपर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, तो अगर इससे ऊपर हो गई ना तो वो फ्लो स्ट्रीम लाइन नहीं रह जाता है, तब वो फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। बात समझ में आई, कौन सा फ्लो बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। तो ये था कि अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो से यानी एक मैक्सिमम वैल्यू पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वहाँ पर क्या होता है, उसका फ्लो स्ट्रीम लाइन बनता है। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है तो जो फ्लो होता है वो जिगजैग मोशन, यानी जो उसके फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग मोशन करने लगते हैं, यानी फ्लो स्ट्रीम लाइन एक सीधा ना बहकर जिगजैग बहता है। तो उस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई ना, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो टर्बुलेंट फ्लो में लिखिए जल्दी से, टर्बुलेंट फ्लो हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच एवरी पार्टिकल इज नॉट मिसिंग इन लाइन and they move in random direction is called turbulent flow. Next line से लिखो, this happened when speed or velocity of flow of water, if speed or velocity of flow of water इज़ मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ये कब आता है, टर्बुलेंट, कोई भी फ्लो यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट कब बनता है, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है, तब जो फ्लो बनता है वो टर्बुलेंट फ्लो बनता है। यही चीज़ मैंने इस पॉइंट में लिखवाई है। तो आई होप आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में भी मैंने बता दिया, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, ठीक है, और उनकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, वेंचुरी मीटर के बारे में, टर्सोलिस के बारे में, ठीक है, और करेंगे कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।